नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का ये वीडियो एक अलग तरीके का वीडियो है। दोस्तों मेरे हाथ में एक लेटर है। ये लेटर में लगभग पूर्व सैनिकों के हर मुद्दे शामिल हैं। तो ये लेटर क्या है आगे मैं बताऊंगा। दोस्तों आज के डेट में आप सबको पता है कि पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर है, अपनी मांगों को लेकर के माननीय अदालतों के दरवाजे पर है। तो ऐसे में अभी एक माहौल बना हुआ है कि अगर सरकार के पास हमारे मुद्दे सही तरीके से, सही जगह से, सही फोरम से उठाए जाएं तो इन मुद्दों के ऊपर सुनवाई हो सकती है। तो आने वाले 20 जुलाई से जो संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उस सत्र में अगर हमारे मुद्दे गूंजें, अगर हमारे मुद्दों को संसद की पटल पर रखा जाए तो इन मुद्दों के ऊपर सरकार पर दबाव बन सकता है कि वो सुनवाई करे। तो दोस्तों आज इस लेटर में, जिस लेटर का मैं जिक्र कर रहा हूं, इस लेटर में क्या क्या ऐसे मुद्दे शामिल है उसको पहले जान लेते हैं, फिर आगे बताऊंगा कि ये क्या लेटर है और क्यों आपको दिखा रहा हूं। तो जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हेडिंग पूर्व सैनिकों के मुद्दे गूंजेंगे संसद में। गूंजेगा संसद, झुकेगी सरकार। जी हां दोस्तों, अगर संसद में ये मुद्दे रखे जाएं, अगर इन मुद्दों के ऊपर सवाल उठाए जाएं तो हो सकता है सरकार झुके और इन मुद्दों के ऊपर जो है बातचीत करे, इन मुद्दों के ऊपर पूर्व सैनिकों से कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाए। तो दोस्तों क्या है ये मुद्दे, चलिए आगे जानते हैं। 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू है, तो ऐसे में 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएसपी दिलाने का मुद्दा। आप सबको पता है अगर एमएसपी 2006 से पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलता है तो ओआरओपी का कोई मतलब नहीं बनता। अगर पुराने पेंशनर्स ओआरओपी के सही फायदे से अगर वंचित रह जाएं, वन रैंक वन पेंशन, अगर एक ही रैंक का सिपाही 2006 के बाद वाले को हवलदार, नायक के हिसाब से फायदा मिले और 2006 से पुराने वाले को सिर्फ सिपाही का फायदा मिले, तो वन रैंक वन पेंशन किस तरीके से हुआ। अगला मुद्दा दोस्तों, एडिशनल पेंशन 79 साल पर। आप सबको पता है माननीय कोर्टों का यह आदेश है कई सारे केसेस में कि 79 साल खत्म होते ही पूर्व सैनिकों को उनका एडिशनल पेंशन शुरू किया जाए। लेकिन अभी जो रूलिंग है, अभी जो ये कारगर है नीति, उसके हिसाब से 80 साल पूरा होने पर ही दिया जाता है। उसी तरीके से आगे 84, 89, 94 और 99 में अगली बढ़ोतरियां दी जाती हैं, जो कि माननीय कोर्टों के आदेश के खिलाफ है। तो ऐसे में सरकार के पास यह मुद्दा जोरदार तरीके से रखा जाना, वो भी संसद में, बहुत जरूरी है ताकि इस मुद्दे के ऊपर सुनवाई हो। और आप सबको पता है कि राज्यसभा में स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से भी रिकमेंड किया गया एक ऐसा मुद्दा जो कि 65 साल, 70 साल और 75 साल में 5, 10 और 15% की पेंशन की बढ़ोतरी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के तरफ से जो है खारिज हो गया था, उसको, उसके ऊपर भी संसद में सवाल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगला मुद्दा, इक्वल एमएसपी। इक्वल एमएसपी सबको 15,500, उससे नीचे कुछ नहीं, 15,500 सबको मिले, क्योंकि एमएसपी एक ऐसा अलाउंस, एक ऐसा पैसा जो जीवन की कठिनाइयों के लिए अगर दिया गया है, क्योंकि 6th पे कमीशन में जब रिकमेंडेशन आया था उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि एमएसपी एक ऐसा पैसा है जो कि फौजियों की जीवन की कठिनाई के लिए, रिगर्स ऑफ लाइफ के लिए दिया गया है। तो ऐसे में जो एमएसपी है वो इक्वल होना जरूरी है, तो किसी का कम ना करें, सभी को 15,500 किया जाए। अगली दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन में बराबरी। जी हां, डिसेबिलिटी पेंशन में रैंक और कैटेगरी के हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिसको कम करने की जरूरत है। आगे दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो रिटायर्ड पेंशनर्स को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1,000 रुपए महीने का एक बच्चे का मिलता है दोस्तों, जो कि 2013 से उसी रेट में मिला जा रहा है। सिपाही से लेकर हवलदार तक मिलता है, उसके ऊपर वालों को नहीं मिलता। तो इसमें भी कहीं ना कहीं रिवीजन की जरूरत है। 2013 से लेकर अभी तक 1,000 रुपए करके ही मिल रहा है, इसमें बढ़ोतरी होना जरूरी है और इसको 1,000 से 3,000 किया जाना जरूरी है। दोस्तों अगला मुद्दा है नोशनल इंक्रीमेंट, यानी कि आप सबको पता है 30 जून या 31 दिसंबर को जो रिटायर होते हैं उनको जो अगले डेट को इंक्रीमेंट मिलना होता है, 1 जुलाई या 1 जनवरी को, उनको वो नहीं मिलता है। तो इसको देने के लिए भी माननीय कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, जिसमें सरकार को जो है विचार करना पड़ेगा और यह मुद्दा भी संसद में उठाए जाने की जरूरत है। दोस्तों अगला मुद्दा, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, जो 15 साल तक कटता है। पिछले दिनों गुजरात इलेक्शन से पहले गुजरात सरकार के पेंशनर्स और उनके एम्प्लॉइज के लिए 15 साल से 13 साल कर दिया गया। तो इसको भी केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए भी, केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज के लिए भी 12 साल या 13 साल किया जाना जरूरी है और यह मुद्दा भी संसद में उठना जरूरी है। दोस्तों अगला मुद्दा है
एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन नो 7 इयर्स क्राइटेरिया, यानी कि जब फैमिली पेंशन शुरू होता है तो एनहांस रेट में शुरू होता है, वो पेंशनर के मृत्यु होने के 7 साल बाद नॉर्मल रेट में आ जाता है, या तो उनकी 67 साल उम्र होने के बाद नॉर्मल रेट में आता है। तो जो 7 साल वाला क्राइटेरिया है कि 7 साल मृत्यु के 7 साल बाद जो है जो नॉर्मल रेट में आता है, उस क्राइटेरिया को हटा देना चाहिए, यानी कि पूरा 67 साल उम्र होने तक पूरा दिया जाना चाहिए। क्योंकि एक पेंशनर का डेथ होने के बाद जो फैमिली पेंशनर होती हैं, जो विडो होती हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, जो फाइनेंशियल अगर बर्डन भी अचानक से 7 साल बाद बढ़ जाए तो उनके ऊपर कई सारी विपत्तियां आ सकती हैं। तो इस वजह से 7 साल वाला क्राइटेरिया हटा के सिर्फ 67 इयर्स वाला क्राइटेरिया रहना चाहिए। आगे दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन से जुड़ी विसंगतियां, जिसमें एवरेज निकाला जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकाल करके ओआरओपी दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम के साथ जो है उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। आगे ओएमजेसी का रिपोर्ट, जो वन मैन जुडिशियल कमिटी ओआरओपी 1 के लिए बनाई गई थी, वो ओएमजेसी का रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिसको सार्वजनिक करना और उसमें जो रिकमेंडेशन है उनको लागू करना सरकार के लिए बाध्य होना चाहिए, उसके ऊपर भी संसद में सवाल होना जरूरी है। अगला मुद्दा दोस्तों, पीएमआर और रिजर्विस्ट पेंशनर को ओआरओपी 2 के दायरे से, ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा गया, जिनको ओआरओपी के दायरे में लाना जरूरी है, नहीं तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति हो जाएगी। अगला दोस्तों, नो इंक्रीज ऑफ जेसीओज एंड जेसीओज फैमिली पेंशनर्स, ओआरओपी 2 में आप सब ने देखा होगा जो पुराने जेसीओज हैं उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाला जाए जिससे कि पुराने जो पेंशनर्स हैं जिनको ओआरओपी 2 में कोई फायदा नहीं मिला, उनको भी कुछ ना कुछ फायदा मिले, ऐसा कुछ ना कुछ मैकेनिज्म सरकार को निकालना जरूरी है, और इसके ऊपर भी संसद में सवाल होना जरूरी है दोस्तों। अगला मुद्दा, नो इंक्रीज एज पर लेंथ, आप सबको पता है कि लेंथ ऑफ सर्विस तो बढ़ता गया, आपने ओआरओपी 2 का टेबल देखा होगा तो पता चलेगा दोस्तों कि लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ता गया, लेकिन उस हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी कि 6-7 साल तक के लेंथ ऑफ सर्विस में एक ही अमाउंट है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिसको छानबीन करना जरूरी है और इसके ऊपर भी संसद में सवाल होना चाहिए। अगला मुद्दा दोस्तों, एक्स ग्रुप का, दोस्तों एक्स ग्रुप का जो इशू है वो माननीय कोर्ट में भी है। एक्स ग्रुप जो पेंशनर्स हैं उनको 2 हिस्सों में बांटा गया, 2016 से पुराने अलग, 2016 के बाद वाले अलग, जो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसके ऊपर भी सरकार को विचार करना पड़ेगा, और सरकार तभी विचार करेगी इन सारे विषयों के ऊपर जब अगर ये मुद्दे संसद में उठेंगे। तो अब आपको बताता हूं दोस्तों कि ये लेटर क्या है। अब ये जितने भी मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को मैंने इस लेटर में शामिल किया है। ये लेटर मैं अपनी तरफ से कुछ सांसदों को भेज रहा हूं, और सांसद कौन है? जो लोकसभा में जितने भी प्रमुख दल हैं, राजनीतिक दल, उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो नेता हैं, उनको भेज रहा हूं मैं दोस्तों, और ये मैं ईमेल के जरिए भेज रहा हूं। भारत सरकार के वेबसाइट में, लोकसभा के वेबसाइट में आपको सभी इन सांसदों के ईमेल एड्रेस मिल जाएंगे, और इन ईमेल एड्रेस के को निकाल करके मैंने इन सभी सांसदों को, आप सबको एक बार बता दूं, डीएमके के टीआर बालू, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, वाईएसआर कांग्रेस के पीवी मिथुन रेड्डी, शिवसेना के राहुल सेवाले, जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, बीजेडी के पिनाकी मिश्रा, बीएसपी के श्याम सिंह यादव, टीआरएस के नागेश्वर राव, एलजेपी के पशुपति कुमार पारस, एनसीपी के सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, सीपीआईएम के पीआर नटराजन, आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर, जेकेएनसी के फारूक अब्दुल्ला, टीडीपी के गल्ला जयदेव, सीपीआई के सुब्बारायन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल, अपना दल के अनुप्रिया पटेल, बीजेपी के जेपी नड्डा और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे। इन लोगों को, इन सांसदों को मैं अपनी तरफ से ईमेल भेज रहा हूं इन सारे मुद्दों को डाल करके दोस्तों। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, जो लेटर मैंने बनाया है, इनमें मैंने उन सभी मुद्दों को डाला है, जैसे आप देख पा रहे हैं। एमएसीपीएस का मुद्दा पूरा डिटेल्स में मैंने लिखा है कि किस लिए जरूरी है कि एमएसीपीएस 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी लागू होना जरूरी है। आगे एडिशनल पेंशन जो 79, 84, 89, 94 और 99 में मिलना चाहिए, उसके बारे में भी मैंने लिखा है। इक्वल एमएसपी क्यों जरूरी है वो भी मैंने लिखा है। डिसेबिलिटी पेंशन में समानता के बारे में, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट जो है उसको 1000 से बढ़ाकर 3000 करने के बारे में, नोशनल इंक्रीमेंट, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, डिक्रीज ऑफ एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन और वन रैंक वन पेंशन के इन विसंगतियों के बारे में मैंने ये डिटेल लेटर बनाया दोस्तों, जो कि मैंने इन सांसदों को भेजा है।
इनके अलावा भी मेरे राज्य के जो सांसद हैं उनमें से पूरे के पूरे सांसदों को मैंने ये लेटर भेजा है, जिसमें मेरे राज्य में 14 सांसद हैं कुल मिलाकर के, और मेरे संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं उनको भी मैंने अलग से इस लेटर को भेजा है और ईमेल के जरिए भेजा है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो से मेरी आप सबसे अपील है, ये जो लेटर अभी आप सबने देखा, इस लेटर को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। आपको सभी सांसदों का ईमेल एड्रेस एक्सेल सीट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, दोनों को डाउनलोड कीजिए प्लीज, आप भी भेजिए, ताकि जो है हमारे जो मुद्दे हैं आने वाले मॉनसून सत्र में, जो कि 20 जुलाई से शुरू होने वाला है, ये एक क्रूशियल समय है दोस्तों। आज 13 जुलाई हो गया। अगर आज कल के परसों के अंदर आप इन मुद्दों को अगर अपने अपने सांसदों के पास, या तो फिर ये जो प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं के पास अगर आप भेजते हैं, तो चांसेस हैं, खूब संभव चांसेस हैं कि उनके नजर में ये मुद्दे आए। मैं ये आपको नहीं बोलूंगा कि हमारे भेजे गए मुद्दे वो जरूर ही उठाएंगे संसद में, लेकिन एक चांसेस बनते हैं, क्योंकि पूर्व सैनिकों के आंदोलन अभी चल रहे हैं, पूर्व सैनिकों के जरिए कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो उनमें ये वाला जो स्टेप है, ये जो आज मैं आप सबको अपील कर रहा हूं, ये भी एक बहुत बड़ा असरदार कारगर ये स्टेप हो सकता है। तो आप भी इन सभी सांसदों को और आपके क्षेत्र के सांसद को जरूरी इन मुद्दों को भेजिए, ताकि इन मुद्दों के ऊपर संसद के अंदर सरकार से सवाल किया जाए और सरकार कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनाए, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले, पूर्व सैनिकों के साथ डिस्कशन करे और किस तरीके से इन समस्याओं को, इन विसंगतियों को दूर किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला लिया जाए। कम से कम हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। अब वो इन मुद्दों को उठाएंगे नहीं उठाएंगे, ये उनके ऊपर है, ये उनकी जिम्मेवारी है। अगर वो पूर्व सैनिकों के प्रति कुछ ना कुछ अगर अच्छी भावना रखते हैं, अगर जैसे बोला जाता है कि पूर्व सैनिक या सैनिक हमारे देश के शान होते हैं, उनके ऊपर हमारा जो है कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है, ऐसी अगर फीलिंग वो रखते हैं, तो जरूरी उन मुद्दों को कोई ना कोई सांसद तो जरूर उठाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सबको भी इन मुद्दों को अपने अपने तरफ से जो है ईमेल आईडी में दे दूंगा, उनको जरूर भेजिएगा दोस्तों। तो मेरी तरफ से ये आप सबको अपील है, और मेरी तरफ से ये एक अनोखी कोशिश है। बोल सकता है कोई, हो सकता है ये बोले कि ये ड्रामा कर रहा है, कोई हो सकता है कि बोले कि ये ड्रामा कर रहा है, या बोले कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। अब इस कोशिश से क्या निकल के आएगा वो आगे आने वाला समय बताएगा। मेरी तरफ से मैंने ये कोशिश की है, आप भी इस कोशिश में मदद कीजिए, और जरूर ही अपने अपने सांसदों को, और जो लिस्ट में आपको अपलोड कर रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं, उस लिस्ट के हिसाब से भी जितने सांसद हैं उनको जरूर इन मुद्दों को आप भेजिएगा। कुछ भी नहीं करना आपने, बस डाउनलोड कीजिए, और आपको लगता है कि उसमें और कुछ ऐड करना है तो वो भी ऐड करिए। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको मुझे लगा कि हमें उठाना चाहिए, तो उन मुद्दों को लेकर के मैंने ये लेटर बनाया है, और मैंने अपनी तरफ से इस लेटर को भेज दिया। आप भी भेजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।